Hello, my dear students. Today we will discuss about the radioactivity of element. Already you studied in previous standard about the radioactivity. Generally, the substances having higher atomic number greater than 90. So there shows radioactivity, and that is their amazing property. So radioactivity is nothing but the phenomenon of spontaneous emission of the radiation by certain elements. For example, uranium, plutonium, thorium, they are the radioactive materials. So generally radioactive substances are well known: uranium, radium, polonium, thorium, etc. See, just I am giving you the knowledge about this. ओके हम लोग जब भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें, अगर किसी चैप्टर में कोई थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड में यूज़ है, तो जब भी मैं बोलूँ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्पॉन्टेनियसली अल्फ़ा बीटा गामा रेस इमिट करता है। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए रेडियो एक्टिविटी की। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन है, आप नोट कर लीजिए रेडियो एक्टिव क्या होता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और ये जो है तीन रेस अपने आप इमिट करते हैं, दैट इज द अल्फा रेस। अल्फा रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये मत लिखिए, वो बाद में हम डिफरेंस एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप नोट कर लेना। ठीक है, बस इतना ही लिखिए कि अल्फा रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मत लिखिए, टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बीटा रेस दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड। बीटा रेस आर नथिंग बट दैट कैथोड रेस। कैथोड रेस हम ट्यूब में डाल के, गैस डाल के बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड हियर माय फ्रेंड्स, दिस यूरेनियम, थोरियम इमिट्स बीटा रेस स्पॉन्टेनियसली। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हम लोगों ने जो न्यूट्रॉन की तो उसमें हमने कोई एक न्यूक्लियस था जो मैंने पहले बताया था, बेरिलियम लिया था। बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का हमने बोmbardment किया था और हमें न्यूट्रॉन का हमने आविष्कार किया था। तो वहाँ से क्वेश्चन आया कि ये अल्फा रेस है क्या, तो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, उसमें से ये निकलती। देखिए यहाँ पे ये लेड का ब्लॉक है ताकि कोई डैमेज ना हो। इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसको रखा जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है। तो अल्फा रेस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी है हमने, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज है तो वो उस तरफ जाएगी। ये बीटा रेज जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होती है, क्योंकि बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो अल्फा रेज जो है वो प्रोटॉन की वजह से होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल में। बीटा रेज दो जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। और जो rays which are not deflected in towards the इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट और सीधी ट्रैवल करती है, ये होती है गामा रेस, जो न्यूट्रल होती है, उसके अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल। इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे गामा रेस के बारे में लिखा है, तो गामा रेस आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल। ओके, उसके पास एनर्जी भी हाई होती है, उसका पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था सिर्फ आपको एक नॉलेज देना था, मतलब कि आपको बताना था कि अल्फ़ा बीटा गामा रेस कैसे निकलती है, और रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलती है। ठीक है, और जो मटीरियल इस रेस को स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकालता है उसमें उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो दोज सब्सटेंसेस ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रे स्पॉन्टेनियसली, अपने आप वो निकालते हैं, उस मटेरियल को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इन तीनों रेस के बारे में
क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस थ्री रेज, उसका एक टेबल बनाएंगे और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्स रेज। See my friend on your screen, there is a question. Write down this question. Explain alpha, beta and gamma rays. आपने कुछ नोट किया हुआ है, सिर्फ ये टेबल ही बनाना है। देखिए तीनों टेबल तीनों जो है वो एक टेबल में है, तो पूरा डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। तो अल्फा रेस जो है दे कंटेन हाई एनर्जी, बीटा रेस कंटेन हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। और अल्फा रेस जो है वो एक अल्फा रेस में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेस में एक नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रेस न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स इट इज ऑल्सो कंटेन हाई एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव, इसके पास 1 यूनिट नेगेटिव और ये न्यूट्रल है। इसके पास जो अल्फा रेस है उसके पास 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है, इसका एटॉमिक मास बिल्कुल नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। अगर आप अल्फा रेस को डिनोट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियस है, वो अल्फा। और ये बीटा रेस जो है वो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ही रेस है। अब पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स कि किसी चीज़ के आर पार निकल जाना, ठीक है। तो अल्फा रेस के पास एकदम लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, बिल्कुल कम निकलता है। बीटा रेस के पास जो पेनिट्रेटिंग पावर है, किसी ओपेक मटेरियल से बाहर निकलने की पावर 100 टाइम मोर देन द अल्फा रेस। और गामा रेस के पास बहुत ही बढ़िया वो पावर होती है 1000 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग पावर दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिखना है। ये 5th पॉइंट जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी आपको कोई बोले कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है, और एज ए साइंस स्टूडेंट अगर आपको पता नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है तो ये गलत बात है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दूं। जैसे न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आया ना, न्यूट्रॉन का कंसेप्ट की हिस्ट्री ऐसी है माय फ्रेंड्स, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं। तो ऐसा हुआ कि पहले लोग मानते थे कि जितने प्रोटॉन उनके न्यूक्लियस में होते हैं वही उनका वेट होता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, तो कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, तो कि 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब लिया हीलियम, हीलियम का हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे 2, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 AMU होना चाहिए। अब सरप्राइजिंगली जब प्रैक्टिकली देखा गया तो प्रैक्टिकली एटॉमिक मास हमें मिला, प्रैक्टिकली एटॉमिक मास मिला 4 AMU। अब जो है सबका दिमाग फिर गया कि ऐसा क्यों, और आइडिया आया कि और एक पार्टिकल अंदर है जिसकी वजह से ये वेट इंक्रीज हो रहा है। वरना 2 प्रोटॉन है तो 2 AMU, 1 प्रोटॉन है तो 1 AMU, 7 प्रोटॉन है तो 7 AMU। तो एटॉमिक मास में कोई झंझट ही नहीं आती, आप एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक मास नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो ये जब 2 की जगह पे हीलियम का मास 4 आया तो ये 2 ज़्यादा कहाँ से आया, और वहीं से थिंकिंग चालू हुई कि और एक पार्टिकल अंदर है, और बाद में न्यूट्रॉन का सर्च हुआ, ठीक है। और न्यूट्रॉन का सर्च करने के लिए हमने रेडियो एक्टिव रेज का यूज़ किया, अल्फा रेज बॉम्बार्डिंग की हमने। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दूं। और एक रेस अब बच जाती है कि हम लोग बार बार बात करेंगे कि एक्सरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, ठीक है। तो अब एक्सरेज क्या है उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो पहले एक्सरे प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। See my friends, on your screen there is a X-ray tube, and this is nothing but the modified cathode ray tube.
इसमें ये बैटरी है, और जब कैथोड रेज निकलते हैं, ठीक है, तो ये कैथोड रेज, ये एनोड है, दिस वन इज कैथोड, ठीक है। तो ये रेज जब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, कैथोड रेज, तो उसके रास्ते में हमें एक ओपेक मटेरियल रख देना है, कोई मेटल प्लेट जैसा कोई मटेरियल रख देना है, ओपेक। मतलब कि मैं बोलूँ तो कैथोड रेज के रास्ते में हमें अवरोध डालना है। अब जब ये इस मटेरियल, ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल इससे टकराएगी तो एक नई रेज प्रोड्यूस होगी, और इसके अंदर जो है माय फ्रेंड्स पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही अमेजिंग होता है। और व्हेन कैथोड रेज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल, तो ये पूरा पार्ट जो है बहुत ही गर्म हो जाएगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कंडेंस वाटर, मतलब कि ठंडा वाटर हम लोग यहाँ से अंदर कंटिन्यूसली पोर करेंगे, तो ये सिस्टम ठंडी हो जाएगी। ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि हाउ द एक्स रेज आर प्रोड्यूस, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, ठीक है। चलिए इसका वर्किंग पार्ट देखते हैं। सिर्फ कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। फिर से आपको बता दूं कि ये जो कैथोड रेज है इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, तो आफ्टर इंसिडेंट्स दिस विल बी produce new rays, and these rays have a extraordinary penetrating power। आपने एक्स्ट्रा फोटोज कभी पढ़ाए भी होंगे, जो डिसीज कुछ होते हैं, कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हम एक्सरेज निकलवाते थे ना, तो यही वो एक्सरे, उस ये ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है अंदर, ठीक है। तो उसका भी नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। मैं तो थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, बाद में क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, मतलब कि इस जो एनिमेशन है उसको देखिए, कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए टंगस्टन फिलामेंट जो है उसको कैथोड की तौर पे लिया गया है। ये टारगेट एनोड है। इसके अंदर 10⁻⁶ mm मर्क्यूरी, इसने प्रेशर से मर्क्यूरी गैस, मर्क्यूरी मेटल भरी हुई होती है। लो टेंशन बैटरी होती है। टंगस्टन फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो रे बनाते हैं उसको हम बोलेंगे कैथोड रेस। ये मोलिब्डेनम का पूरा कंटेनर है, वो इससे टकरा रही है। देखिए जैसे जैसे टकराएगी अब पूरा मेटल जो है वो गर्म होने लगेगा। पीछे कूलिंग सिस्टम है, उसको ठंडा करेंगे। टारगेट के ऊपर अब रेज इंसिडेंट हो रही है। कॉपर का ब्लॉक जो है पीछे रखा हुआ है, जिसको हम हमारा एनोड बोलेंगे। हमने बीच में अवरोध रख दिया है। देखिए अब जिसके ऊपर टकरा रही है वो मेटल गर्म होने, जैसे वो गर्म होने लगती है हम वाटर का फ्लो चालू कर देते हैं, या तो कोई कूलिंग एजेंट का फ्लो चालू करेंगे। ये भी मोलिब्डेनम का ही हमने रेजिस्टेंस रखा है। अब थोड़ी देर में देखिए एक नई रेज प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलेंगे एक्स रेज। देखिए नीचे वाइट कलर में बैटरी का पोटेंशियल 2000 वोल्ट होना चाहिए। 20K मीन्स 20,000 वोल्ट, सॉरी 20,000 वोल्ट होना चाहिए। अब देखिए ये जो ब्लू कलर टाइप के जो रेज निकले है ना, वो रेज है एक्स रेज, और इसके अंदर जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो अब आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। After watching the X-ray production animation, ये जो कंसेप्ट है वो विलियम रोन्जन ने बताया था माय फ्रेंड्स। विलियम रोन्जन, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ माय फ्रेंड्स। वो तो 1895 में, तब तो हम थे ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो विलियम रोन्जन ने ये बताया कि ये जो कैथोड रे है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक व्हेन अ मटेरियल इन कैथोड रे ट्यूब,
देन इट प्रोड्यूस द रे, वो भी फ्लोरोसेंस बताता है। मतलब कि अगर उसको हम किसी फ्लोरोसेंट सरफेस पे स्ट्राइक करें तो वो ग्लोस होने लगती है। और एक चीज ये देखी कि ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो अगर आप ट्यूब में नहीं रखेंगे और बाहर रखेंगे तो भी ये ग्लोस होगी। द फ्लोरोसेंट मटेरियल प्लेस आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोड्यूस हो रही हो तो पता नहीं चला कि नई कोई कोई रे प्रोड्यूस हुई, इसको नाम क्या दें, कंफ्यूजन हुआ। तो जिसका पता नहीं होता, हम मैथ्स में सपोज कर लेते हैं पता नहीं होता, तो कि सपोज द एज ऑफ रीटा इज एक्स, है ना। ऐसे इन इन लोगों ने नाम दे दिया। कुछ समझ में नहीं आया कि ये नई रेज जो प्रोड्यूस हो रही है बस, तो उसको नाम दे दिया एक्स रेज। तो ये इलेक्ट्रॉन, मैंने अब एनिमेशन जो बताया आपको जो एक्सपेरिमेंट के रूप में, उससे आपको पूरा समझ में आ गया, वो कैथोड रे ट्यूब ही थी। अब उसकी जो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्स रेज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेट रखेंगे तो जैसे जैसे कैथोड रेज, कैनाल रेज डिफ्लेक्ट होते थे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके पास कोई चार्ज नहीं है। और एक्स रेज जो है उसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, किसी भी मैटर के आर पार निकल सकता है, हमारी बॉडी के आर पार भी निकल सकता है, इसीलिए तो हम एक्सरे पढ़वाते हैं। उसकी वेवलेंथ जो है वो वेरी शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक रेस दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसके पास है। तो अब इसको यूज कहा जाता है, कहाँ किया जाता है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दीज रेस आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मेडिकल फील्ड में बहुत काम आता है। इसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसको बोला जाता है रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, जहाँ पे आप एक्सरे हम लोग पढ़वाते हैं कि अगर किसी बोन्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ में एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा, तो जो मैंने एनिमेशन आपको दिखाया था एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपको बुक में ये क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज। तो इतनी डिस्कशन के बाद कितनी रेज मैंने आपको बताई, आप जरा आंखें बंद करके याद करिए। पहले बताई कैथोड रेस, उसके बाद कैनाल रेस, उसके बाद अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, और ये एक्स रेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 6-7 तो रेस मैंने आपको बताई। अब इतनी डिस्कशन के बाद मैं एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब हमारे पास 3 पार्टिकल्स है। आप अब मान लीजिए कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। एक है प्रोटॉन प्लस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये रहते कहाँ है ना। कोई हमें आदमी मिलता है तो पहले हम पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो नाम तो ये रहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बाद में पूछते हैं कि कहाँ से हो भाई, तो बोलेंगे कि सूरत से, राजकोट से। कहाँ रहते हो, ठीक है। उसके बाद हम घर के बारे में पूछेंगे, बंगलोज है, टेनामेंट है, रो हाउस है। तो अब ये हमें पता चल गया कि एटम में ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो अब क्या करना है, एटम में वो कहाँ रहते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें एक के बाद एक एटॉमिक मॉडल स्टडी करने होंगे, जिसमें से कौन सा एक्सेप्ट किया गया, कौन सा रिजेक्ट किया गया, क्यों रिजेक्ट किया गया। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, मींस डिफरेंट एटॉमिक मॉडल हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस 4 एटॉमिक मॉडल। इसमें से हमें एक्सेप्ट करना है लास्ट में ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न मॉडल, मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम, मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम।
तो एक के बाद हम एक डिस्कशन करेंगे एटम के मॉडल में। इसमें पहला मॉडल हम डिस्कशन करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रुथरफोर्ड्स उसके बाद, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप आगे पढ़ के भी आते हो, रुथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमें जाना है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इस उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर ही काम किया, ठीक है। तो चलिए आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी बुक में, हाउ मेनी एटॉमिक मॉडल्स आर देयर? टोटल 4 एटॉमिक मॉडल्स आर देयर। वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस दिस एटॉमिक मॉडल। तो चलिए पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ये पहला एटॉमिक मॉडल क्या समझाता है, तो लिमिटेशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। We'll discuss this with limitation. J.J. Thomson proposed the atomic model and he said the atom possesses spherical shape. एटम का शेप जो है ना साहब वो स्फेरिकल है, उन्होंने बोला। उसकी रेडियस उसने कुछ कैलकुलेशन करके निकाली है 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली। पूरा एटम उसकी रेडियस इतनी होती है। अब उसने जो पहली बात बोली वो ऐसे बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर 2 चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। सो द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूरा जो एटम है उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो एटम है, मानो कि ये मैं स्फेरिकल एटम ले लेता हूं, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके अंदर जैसे हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, तो पानी समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग जो नहाते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, हम लोग इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इसके अंदर डूबे हुए हैं ऐसे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। और ऐसे ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उसके टोटल जो है बैलेंस हो जाता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो उसने ये बोला कि साहब ये एटम जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। अब ये जो है थोड़ा वर्ड आपको डिफिकल्ट लगेगा, सच अ मैनर टू गिव अ मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मतलब कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जे थॉमसन का मॉडल में समझा रहा हूं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका ये मतलब हुआ कि एटम जो है वो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ इज स्फीयर, तो अर्थ का हमारा जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा स्फीयर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटा, छोटा मतलब यहाँ से ही समझ में आ रहा है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब ये एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि एटम जो है उसमें आप पेंसिल का थोड़ा स्लाइडिंग कर देना, वो है पॉजिटिव स्फीयर, और उसके अंदर छोटे छोटे राउंड कर देना ब्लू बॉल पेन या तो रेड बॉल पेन से, तो वो है हमारे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे। और पूरा जो है ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ गए मेरी बात को? जे थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो गिवन अदर नेम्स। इसको पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। अगर आप वाटरमेलन को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको?
रेड पार्ट, अब रेड पार्ट सपोज कर लो कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स है उसको इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन मॉडल की है। रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज positively charged sphere and the black seeds are uniformly distributed is a negatively charged electron embedded in it। ऐसा नहीं होता कि आप तरबूज काटेंगे और सभी सीड्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे, वो अंदर एम्बेडेड होते हैं, चिपके हुए, स्टिक होते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात इस मॉडल में ये दिखाई दी कि उसने ये सपोज किया कि द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये उसने जो है बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात बोली, मतलब कि बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर वो एम्बेडेड है, ऐसा बोला उसने। तो ये थोड़ा उसका मेन फीचर है। इन्होंने बोला हम हमारा यही तो क्वेश्चन था कि ये रहते कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि स्फीयर जो होता है एटॉमिक, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डूबे हुए होते हैं। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर माना जाएगा कि ऑल ओवर द एटम पॉजिटिवली चार्ज इज एम्बेडेड, ठीक है। और उसने ये प्रूव भी कर दिया कि ओवरऑल ये एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन साहब मैं आपको बता दूं कि दिस मॉडल इज रिजेक्टेड ड्यू टू रुथरफोर्ड। अब देखिए टांग खींचना चालू हो गई, ठीक है। अब रुथरफोर्ड कुछ बताएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी मैक्सवेल से, बहुत ही सिस्टमेटिक चलेगा। आप इंटरेस्ट से थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब थॉमसन का तो खत्म हो गया मॉडल। क्यों खत्म हुआ? तो बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए, जे थॉमसन मॉडल was not consistent with the result of later experiments। उसमें से उसको ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट ने परेशान किया तो वो है रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसको वो नहीं समझा पाया। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रुथरफोर्ड का है उसका रिजल्ट, 3 रिजल्ट है, उसमें से एक रिजल्ट ये बोलता है कि एटम इज मेजोरिटी एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अगर आप बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्फेरिकल एटम, तो इसके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। अब जे थॉमसन को पूछा गया कि भाई साहब आपके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज द की पॉइंट to reject J.J. Thomson's model, and this thing cannot be explained by Thomson's model। लिखिए यहाँ पे मैं थॉमसन्स मॉडल के रिलेटेड बातें जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें कितनी बात आ गई, ठीक है। पहले तो आपको थॉमसन ने मॉडल समझाया, मॉडल की सब जो रिक्वायरमेंट थी वो भी उसने फुलफिल करने की कोशिश की, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर भी उसने दिया कि मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, नेगेटिव चार्ज ऐसा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब रुथरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि भाई साहब एटम का मेजोरिटी पार्ट जो है वो तो एम्प्टी है, मेरा एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं, आप बोलते हो कि सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, हाउ इज इट पॉसिबल? समझा सकते हो क्या? तो फिर ये रिजेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के हिसाब से भी देखते हैं। देखिए मैं आपको जे थॉमसन का मॉडल का थोड़ा 3D एनिमेशन दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि उसका कहने का तात्पर्य क्या था, ठीक है। तो
देखिए वो ये रहा थॉमसन्स मॉडल, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बोल रहा है कि अब पहले बोलते थे कि एटम को पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये सही नहीं है। ये गोल्डस्टीन है जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में। उसने कैनाल रे को सर्च किया और बताया कि दिस कैनाल रेज आर ड्यू टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब देखिए जे थॉमसन, जब ये डिस्कवरी खत्म हो गई कि तीनों पार्टिकल है फंडामेंटल एटम में, तो उन्होंने भी कैथोड रे ट्यूब का थोड़ा स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ जाना। उसके बाद उसने अपने हिसाब से मॉडल देने की कोशिश की। इसमें ये सहमत है कि दीज कैथोड रेज आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 3 मॉडल है जिसमें पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड है, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो स्फीयर के बाउंड्री पे है। तो ऐसे कई आइडिया इसके दिमाग में आए, लेकिन मुझे ये तीसरा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट, ये जो है वो, जैसे हम बोलते रहते हैं कि प्लम पुडिंग, ये 3D एक्सप्लेनेशन है। ऐसे होता है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम एम्बेडेड बोलते हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये क्रिसमस पुडिंग, मतलब कि आज की डेट में भी ये क्रिसमस से ही होटल में ये ट्रेडिशन आया है कि अगर आप कोई केक या तो स्वीट डिश ऑर्डर करते हो तो इसके ऊपर ऐसे पुडिंग होता है, फ्रूट ग्रेप्स, ठीक है। तो ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, उसको हम बोलते हैं पुडिंग। पुडिंग का सही मतलब होता है स्वीट डिश। और जनरली फेस्टिवल पे ये डिशेस बनाई जाती है। इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप ब्लैक ग्रेप्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन करो तो उसको बोलते हैं रेजिन पुडिंग, ब्लैक ग्रेप्स। और अगर आप प्लम, एक फ्रूट आता है, उसका पुडिंग करो तो उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग, ठीक है। इसमें तो काफ़ी फ्रूट्स डाले हुए हैं, इसीलिए इसको क्रिसमस पुडिंग बोला है। ऐसा ही कुछ जे थॉमसन का मॉडल है। अब ये समझा रहे कि ये देखिए, जो अभी अभी मैंने वाटरमेलन बोला था, जैसा थॉमसन का मॉडल है, यही वैसे ही प्रभु की कृपा से वाटरमेलन में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। ये रेड पार्ट आप पॉजिटिव चार्ज ले लो, तो ये ब्लैक सीड दे आर द एम्बेडेड इन इट, दे आर, क्योंकि हमने एटम को स्फीयर में लिया है, वाटरमेलन स्फीयर है और इसमें ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए दिखा रहे हैं कि ये सीड्स जो है उसको आप इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रीट करें, और ये जो रेड पार्ट है उसको आप समझ ले कि पॉजिटिव चार्ज है। जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एटम इज एन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेट विद इन द स्फीयर, ठीक है। तो ये है पूरा जे थॉमसन का मॉडल। अब इसकी लिमिटेशन के साथ आपको पूरा लिखना है। ये बता रहे हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका अंदर एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, और ग्रीन कलर का जो अंदर एम्बेडेड पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कुछ उसने आइडिया दिया, लेकिन बाद में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है, अब रुथरफोर्ड ने जो प्रॉब्लम खड़ा किया, अब लोगों ने ये बोला रुथरफोर्ड को कि अब जे थॉमसन का मॉडल आपके एक्सपेरिमेंट से रिजेक्ट हो गया है, तो अब आप ही बताओ कि कैसा होगा मॉडल। ठीक है, तो अब रुथरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम आएगा। रुथरफोर्ड को हम इसलिए याद करते हैं कि आज की डेट में भी हम न्यूक्लियस ऐसा वर्ड बोलते हैं जो पहली बार रुथरफोर्ड ने दिया। आज की डेट में हम बोलते हैं कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो वर्ड रुथरफोर्ड ने दिया। हालांकि उसका मॉडल भी रिजेक्ट हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए क्यों रिजेक्ट हुआ वो हम बात नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो देखिए, रुथरफोर्ड ने एक अल्फ़ा पार्टिकल का, अब आप ये मुझे नहीं बोलेंगे कि सर ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स क्या है, इसके अंदर का ये डॉट मटेरियल क्या है। ठीक है, आप सिंपल फिगर में आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे एक बॉक्स लेके इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल सकते हो। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो दिस इज रुथरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हो, मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। उसने एक अल्फ़ा सोर्स किया, यहाँ पे लेड प्लेट रखी, क्योंकि लेड प्लेट से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे बाहर निकलते हैं। एंड हियर ही प्लेस्ड वन थिन गोल्ड फॉइल, ये जो है वो गोल्ड फॉइल है। तो ये ऑल अल्फ़ा पार्टिकल ये वाया लेड प्लेट। अब आप बोलेंगे कि लेड प्लेट को रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये अल्फ़ा सोर्स जो है वो ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है, तो उस स्लिट से हमें पूरा बाहर निकालना होता है, और सीधा वो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं ना सन रेज को कंसंट्रेट करने के लिए, ऐसे ही उन्होंने ये गोल्ड फॉइल के ऊपर उसको इंसिडेंट किया। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पूरी गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग, ये स्क्रीन ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, उसको ZnS जिंक सल्फाइड से बनाया गया है। तो फ्लोरोसेंट के बारे में भी नहीं बताऊंगा, जितने अल्फा रेज उसके ऊपर स्ट्राइक होंगे उस जगह पे वो ग्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। सिर्फ अकेले रुथरफोर्ड ने नहीं किया, उसके स्टूडेंट भी साथ में थे। ही स्टूडेंट लाइक हांस गाइगर, अर्नेस्ट मास्डन, तो तीनों ने मिल के किया। तो ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बोम्बार्डमेंट किया, कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे। और अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से निकाला, रेडियो एक्टिव मटेरियल से। ठीक है, और जो गोल्ड फॉइल उन्होंने ली, वो गोल्ड फॉइल थी कितनी, तो के 100 नैनोमीटर थिकनेस, बहुत ही पतली थी, एकदम स्लेट की तरह। उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल डाले, और बाद में उसने जो ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या ये सब रेस की इफेक्ट हुई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ये सिर्फ ये मॉडल नहीं है, रुथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो आप क्वेश्चन को ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, एक्सप्लेन रुथरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, ये मॉडल नहीं है, मॉडल तो मैं लास्ट में समझाऊंगा। ये जब अपना सब कुछ रिजल्ट निकाल के दे देगा कि यहाँ ऐसा है ऐसा है, बाद में बताऊंगा कि उसने क्या दिया न्यूक्लियर मॉडल। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का टाइटल है ना वो ठीक नहीं है, आप थोड़ा इसको ऐसे लिख लीजिए कि एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रुथरफोर्ड। ठीक है, चलिए उसका एनिमेशन देख के हम ये वीडियो लेक्चर ओवर। सी माय डियर फ्रेंड, दिस इज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एनिमेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकालेंगे।
तब तक आपको सिर्फ समझना है कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया। तो चलिए देखते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये उससे गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेज जो है वो मतलब कि इंसिडेंट हो रहे हैं और मेजोरिटी पास हो रहे हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये जे थॉमसन के मॉडल के साथ जो है ना वो रिजेंबल नहीं हो रहा है। अगर जे थॉमसन का मॉडल सही हो तो इतने अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं निकलते। ठीक है, अब देखिए कितने बाहर निकल रहे हैं, तभी एक एक जो है बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तो अगर जे थॉमसन का मॉडल होता ना तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, सब बाउंस बैक हो जाते। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल, ये अल्फा रेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा ना। अगर जे थॉमसन का मॉडल पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो क्या होगा, देखिए तो मेजोरिटी जो है वो बाहर निकल रहे हैं, मेजोरिटी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और काफी में से एकाध जो है वो बाउंस बैक हो रहे हैं। देखिए ये पूरा डायग्राम भी हमें देखना है, जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर जे थॉमसन का मॉडल सही होता तो रिजल्ट ये नहीं होता, सब बाउंस बैक होते ये रेड लाइन की जैसे। ठीक है, यहाँ डिफ्लेक्ट कम है, बाउंस बैक भी कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार हो रहे हैं, मतलब कि एटम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो सिर्फ आपको मैंने जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही लिखना है। ठीक है,